बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमने सॉलिड स्टेट अपना लगभग कंप्लीट कर लिया है और खुशखबरी ये है कि आज ये लास्ट लेक्चर है और हमारा सॉलिड कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हमने इतने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारे केवल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को डिस्कस करनी है, जो कि सिंपल थ्योरी है। मैं आपको थोड़ा ही समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, और आपको उसको केवल रट्टा मारना है, ठीक है। बट उससे पहले फेवरेट पार्ट, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। देखो, क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा है, स्टेटमेंट रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। नहीं, स्टेटमेंट रीजनिंग नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, फॉलोइंग 3 प्लेन्स P1 P2 P3 इन FCC यूनिट सेल आर शोन। ठीक है, नीचे आपको 3 FCC यूनिट सेल दे रखी हैं और उनमें एक P1 प्लेन, एक P2 और एक P3 प्लेन काटा गया है। अब आपसे वो पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट फॉलो। ठीक है, आपको तीनों ऑप्शन पढ़ने और बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है P1 कंटेन नो वॉइड्स ऑफ 3 डायमेंशन। P1 में कोई भी 3 डायमेंशनल वॉइड नहीं है। P2 कंटेन्स ओनली ऑक्टाहेड्रल वॉइड। P2 में केवल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं। P3 कंटेन्स बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। ये तीनों स्टेटमेंट क्या सही हैं क्या गलत हैं वो पता लगाने हैं। वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो। मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होते हैं। 3D वॉइड का मतलब भी वही है, ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले P1 पर गौर करो, गौर से देखो। वो जो डायगोनल आपको दिख रही है वो एक्चुअली में बॉडी डायगोनल नहीं है, फेस डायगोनल है। कौन सी? ये वाली। ये पीछे के वाले कॉर्नर से उठकर पीछे वाले कॉर्नर के ही ब्लोअर पार्ट में है, ठीक है। और ये साइड कॉर्नर से उठकर साइड कॉर्नर पर ही है, मतलब ये फेस डायगोनल है। बहुत अच्छी बात है। अब वो मुझसे कह रहा है कि वो कोई भी 3 डायमेंशनल वॉइड नहीं रख रही है अपने पास। देखो, अब सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होता है, डायगोनल पर। तो डायगोनल तो मेरी ये वाली होगी, ये वाली होंगी, है ना। 4 बॉडी डायगोनल होंगी। लेकिन ये जो मेरा प्लेन आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, फेस डायगोनल पर। देखो, एक फेस डायगोनल ये, एक फेस डायगोनल ये और एक फेस डायगोनल ये। मींस ये मेरा कहीं पर भी बॉडी डायगोनल से टच नहीं हो रहा है। इतनी बात समझो पहले, ठीक है। बॉडी डायगोनल से टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर मेरे टेट्राहेड्रल वॉइड तो नहीं आ रहे। दूसरी बात, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर होता है, बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर। तो कहीं पर भी यहाँ पर इसका कोई भी पोर्शन एज सेंटर पर नहीं है और कोई भी पोर्शन इसका बॉडी सेंटर पर भी नहीं है, ठीक है। क्यों? बॉडी सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ये 3D में है इसलिए आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा, बट वो एक्चुअली में कहाँ पर है, बॉडी सेंटर पर नहीं है। तो इसलिए P1 में कोई भी वॉइड 3 डायमेंशनल वॉइड नहीं है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड और थर्ड तो बहुत सिंपल है। देखो, थर्ड को तो मैं डिस्कस करने ही नहीं वाला हूं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन इस पर करवा रखा था, ठीक है ना। उसमें सेम ऐसे ही प्लेन में काटा था और उसमें तो हमने इससे ज्यादा टफ पार्ट देखा था। हमने तो उसमें पूरा प्रेडिक्ट किया था कि पूरे इस प्लेन के अंदर कितने कितने वॉइड्स, कितने कितने एटम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो थर्ड तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी आएंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी आएंगे। इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। सेकंड को देखो, सेकंड में क्या हो रहा है, सामने का फेस पूरा कवर किया जा रहा है। सामने के पूरे फेस पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या आएंगे, मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएंगे। क्या इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो तो हमारे क्यूब के अंदर हैं। कहाँ पर? बॉडी डायगोनल्स पर। बट मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरा एज सेंटर पर भी होता है। तो उसमें लिखा हुआ है P2 कंटेन्स ओनली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसलिए हमारे सारे ही स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगेन एक और सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है वो, आपको 6 आइडेंटिकल वॉल्स दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आप उनसे मैक्सिमम कितने स्क्वायर वॉइड्स और कितने ट्रायंगुलर वॉइड्स क्रिएट कर सकते हो। आप पर छोड़ दिया है उसने कि आप उसको कैसे भी अरेंज करो, ठीक है, उन 6 बॉलों को। और आपको बताना है कि आप कितने स्क्वायर वॉइड्स और कितने ट्राइगोनल वॉइड्स क्रिएट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो पहले मैं स्क्वायर वॉइड पहला बना लेता हूँ। पहला स्क्वायर वॉइड कैसे बनेगा, एक आइटम ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। अब टोटल 6 बॉल हैं तो 2 और जोड़नी है, कैसे भी जोड़ लो, ठीक है। तो अब मुझे एक और स्क्वायर वॉइड बनाना है। तो देखो कैसे बनाऊंगा, ये और ये,
ठीक, तो टोटल मेरे कितने स्क्वायर वॉइड बन गए इसमें? 2। एक तो ये वाला पोर्शन और एक ही वाला पोर्शन, ये क्या है? स्क्वायर वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये 4 स्क्वायर से कवर्ड है, मतलब 4 एटम से कवर्ड है। अगर मैं उनको जोड़ूंगा आपस में तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। चलो, तो मतलब मेरे मैक्सिमम 2 स्क्वायर बन सकते हैं इस अरेंजमेंट में। तो मुझे अपना ऑप्शन तो वैसे मिल गया, ए ऑप्शन। बट अब मैं देखता हूँ मेरे 4 ट्राइंगुलर वॉइड्स कैसे बनेंगे। तो देखो, अब मैं अपने 6 एटम्स को किस तरीके से रखूंगा कि आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से। तो अब देखो, पहला वॉइड तो ये बन गया, दूसरा वॉइड ये बन गया, तीसरा वॉइड ये छुटकू सा ट्राइंगल, वो अच्छे से नहीं बन पाया क्योंकि मैंने भूल से वो ओवरलैपिंग हो गई है, सही से डायग्राम बन नहीं पाया है। और ये चौथा वॉइड ये हो गया। मीन्स मेरे 2 अपर ट्राइंगल बने और 2 लोअर ट्राइंगल बने। और मैंने देखा भी था एससीपी में ऐसा होता है मेरे साथ, ठीक है ना। ऊपर के ट्राइंगल भी बनते हैं और नीचे वाले ट्राइंगल भी बनते हैं। तो इसलिए टोटल मेरे ट्राइंगुलर वॉइड्स कितने हो गए? 4। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। चलो, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। आज हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। देखो, हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज 3 टाइप की होती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो सॉलिड्स में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इनकी कुछ रेंज होती है। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे लगभग 10⁻27 के ऑर्डर में घूमती रहती हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर सॉलिड की कंडक्टिविटी की रेंज 10⁴ से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? कंडक्टर। ठीक है। अगर वही रेंज मेरी 10⁻⁻6 से 10⁴ की रेंज में है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? सेमीकंडक्टर। और अगर वही रेंज मेरी 10⁻10 से 10⁻20 की रेंज में है तो ये बहुत ही तुच्छी रेंज है, उससे करंट पास नहीं होगा, इसलिए मैं उसको क्या बोलूंगा? इंसुलेटर्स। ठीक है, इतनी ही बात थी। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं बैंड थ्योरी को कि एक्चुअली में ये कंडक्टिविटी का चक्कर क्या है। देखो, सबसे पहले तो बैंड थ्योरी जो आई है वो आई है एमओटी से। एमओटी में हम क्या देखते हैं? 11th में हमने पढ़ी होगी ना, केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ, वही है, ठीक है ना। उसमें हम क्या देखते हैं कि कई सारे ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है ना। और मिक्स करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है ना। महामॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा? सपोज मेरे 20 ऑर्बिटल्स मिक्स कर गए। वैसे एक्चुअली में 20 नहीं करते, करोड़ों अरबों होंगे, ठीक है ना। और सब में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने सबने क्या किया? मिक्स करा और एक महा ऑर्बिटल बना लिया। अब सब ऑर्बिटल्स में, लाखों करोड़ों ऑर्बिटल्स में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। मतलब हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मानूं तो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब वो सब मिक्स कर गए और एक महा ऑर्बिटल बनाया। अब महा ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रखे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है, ठीक है ना। और उसी समुद्र को मैं क्या बोलता हूं? बैंड। ठीक है, मतलब मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन्स का बैंड बन गया है। मतलब इस रीजन में मेरे बहुत 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 सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब चूंकि बैंड बच चुका है तो डांस तो होगा ही। तो अब वो इलेक्ट्रॉन अपने लिए जगह ढूंढते हैं कि मैं इस हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहीं लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जा सकूं, है ना। मतलब मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर सकूं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होगी ही। अब जिनमें ये फ्लो जल्दी हो जाएगा उनको मैं कंडक्टर बोलूंगा, जिनमें ये फ्लो होगा ही नहीं उनको मैं इंसुलेटर बोलूंगा, और जिनमें कुछ 3-5 करके मैं अगर जबरदस्ती फ्लो करा लूं तो मैं उसको सेमीकंडक्टर बोलूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर यही दिखाया गया है कि कंडक्टर्स में हो सकता है कि मेरा भरा हुआ रीजन, जिसको मैं क्या बोलता हूं? या तो बैलेंस बैंड या फिर फिल्ड बैंड, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो मैं इसको बैलेंस बैंड भी बोलता हूं और फील्ड बैंड भी बोलता हूं। और जो ऊपर आपको खाली रीजन दिख रहा है उसको मैं एम्प्टी बैकेंड रीजन या फिर कंडक्शन बैंड भी बोलता हूं। ठीक है, जो इसके साइंटिफिक नेम है वो क्या है? नीचे वाले का वैलेंस बैंड, ऊपर वाले का कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब क्या होगा? अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, मतलब बीच में जगह नहीं होनी चाहिए,
जगह नहीं होनी चाहिए का मतलब है मेरा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करना चाहिए। यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, बहुत आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मेरे जा सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो मैं उसी से बनने वाले सॉलिड को क्या बोलूंगा कि वो मेरा कंडक्टर है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत आसान है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में क्या है, फील्ड बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। उससे क्या हो जाएगा, उससे बीच का रीजन इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स को अब चाहे मैं कितनी भी एनर्जी दूं वो यहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस चक्कर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो रुका हुआ है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पास हो नहीं रही है, और इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इंसुलेटर्स। और चूंकि बीच वाले रीजन में एनर्जी गैप के कारण इलेक्ट्रॉन्स ने जाने से मना कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोलता हूं मैं, फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन मतलब नकारा हुआ। ठीक है, जहां पर मैं मतलब जिसकी चीज के लिए मैंने मना कर दिया हो, है ना। तो फॉरबिडन जोन क्यों बोला, क्योंकि इस जोन में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ने मेरे से मना कर दिया। बहुत अच्छी बात है। तीसरा क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब अब मेरा फील्ड बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप तो है, लेकिन वो गैप बहुत कम है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन्स ना जल्दी जल्दी एक्साइट होने लगे और उसमें हाई एनर्जी आ जाए और वो कूद पड़े। ठीक है, तो अब यही कराने के लिए मैं कुछ टेम्परेचर की मदद ले सकता हूं। ठीक है ना, या फिर मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी चीज की मदद ले सकता हूं। वो अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है, उन पे हमें जाना नहीं है क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमें केवल इतना जानना है कि सेमीकंडक्टर्स में बीच में गैप कम होता है, तो ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशंस वी कैन एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स टू अवर कंडक्शन बैंड। ठीक, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, मतलब ठीक ठाक लो लेवल की होती है। उसको अच्छा बनाने के लिए मैं उसमें कुछ इंप्योरिटीज मिक्स करता हूं। ठीक है, और उस इंप्योरिटीज को मिक्स करने की प्रोसेस को मैंने क्या बोला, डोपिंग। DOPING। अब डोपिंग को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो। इस पोर्शन का सबसे समझने वाला पार्ट बस यही है। देखो समझो डोपिंग का मतलब क्या है। देखो सेमीकंडक्टर्स जनरली कौन होते हैं, मेरी 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब काशी गए शंकर पार्वती वाले, है ना, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब। इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। ठीक है, और इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी लो है। ठीक है, लल्लू टाइप की है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है। अब इनको अच्छी बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगे, है ना, क्योंकि कंडक्टिविटी का मेन कारण तो मेरा क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, है ना। तो कहीं ना कहीं से मैं फ्री इलेक्ट्रॉन ले आऊं और उसका फ्लो होने लगे। उसका फ्लो जैसे ही होगा मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा ही करता हूं। मैंने क्या किया, सपोज ये मेरे सिलिकॉन का एटम था। ठीक है, सिलिकॉन्स के काफी सारे एटम हैं, जैसे कि इस पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये इधर एक SI से जुड़ा हुआ है, 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 और फिर ये फर्दर आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी फर्दर आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी फर्दर आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी फर्दर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है। अब मैंने क्या किया, बीच में एक 13th ग्रुप के एलिमेंट को लाकर पटक दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, बीच में एक 13th ग्रुप के एलिमेंट को लाकर पटक दिया। अब 13 ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो सपोज मैंने गाजर को लाकर यहां पर पटक दिया। अब क्या हुआ, अब समझो। अब मैं केवल आपको उतनी पिक्चर दिखा रहा हूं। ठीक है ना, बाकी आपस में भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप इतना समझ लो। मैं अपना काम की चीज उठा ली मैंने बीच में से। इस पर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इस पर केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलो, तो अब क्या हुआ, एक SI से इसने यहां पर पेयरिंग की, एक ऊपर की होगी, एक इधर की होगी। इधर जो SI बैठा हुआ है वो बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन वेट कर रहा है, कब आए कब आए कब आए, और इनके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहां पर एक क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव होल। ठीक है, अब पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को मौका मिल गया कि अब ये यहां से इधर जा सकता है। अब इसको टहलने के लिए जगह मिल गई, फ्लो करने के लिए जगह मिल गई। ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन तैर कर इधर गया, अब यहां पर पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया।
है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ तो हो सकता है इसके बगल में जो ऐसा इलेक्ट्रॉन रहा हो वो इधर आ गया हो, यहाँ पर पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया तो इधर से इधर आ गया हो एक इलेक्ट्रॉन, फिर इधर से इधर आ गया हो, ऐसे करके मेरे पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया, जिसको मैंने क्या बोला, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज स्टार्टेड। ठीक है, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का शुरू हुआ, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगा और मेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो किसकी वजह से मेन चीज मेरी शुरू हुई, वो हुई मेरी पॉजिटिव होल की वजह से। इसीलिए मैंने इन टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोला, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या बोला मैंने, पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने अभी क्या डाला था, 13 ग्रुप की इंप्योरिटीज इसमें मिलाई थी। अब मैंने क्या किया, 15 ग्रुप का कोई एलिमेंट लेके आया और मैंने 14 ग्रुप के एक मेरे पास सिस्टम था उसमें मैंने डाल दिया। अब क्या होगा देखो, यहां पर मेरा ऐसा ही है और सपोज मैंने यहां पर 15 ग्रुप का, नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, है ना, तो आर्सेनिक लाके डाल दिया। अब क्या हुआ, एसआई के पास 4 इलेक्ट्रॉन और आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक एसआई से इसने इधर लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली बच गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करे, तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने लगता है पूरे सिस्टम में। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से फिर से कंडक्टिविटी मेरी बढ़ जाती है उस सिस्टम की। ठीक है, तो अब इस सिस्टम में मेरी कंडक्टिविटी किसकी वजह से बढ़ी, एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसीलिए मैंने इनसे प्रोड्यूस्ड होने वाले, इस डोपिंग से प्रोड्यूस्ड होने वाले सेमीकंडक्टर्स को क्या बोला, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। बहुत ध्यान से समझ लेना, पूरा पैराग्राफ लिखने को आ जाता है कि डिफाइन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो आपको ये पूरी कथा लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, और इसी तरीके से आपको छोटा सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे ये बन रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज का है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर का है। पूरी थ्योरी लिखी हुई है, जो मैंने समझाया वही लिखी हुई है। एनसीईआरटी की थ्योरी आप एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इंप्योरिटीज। ठीक है, मतलब मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। दोनों आपको समझ में आ चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मेरे एप्लीकेशंस ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। देखो, सेमीकंडक्टर्स के ना कई सारे एप्लीकेशंस हैं। आप 12th में अभी लास्ट में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर्स, एक चैप्टर है पूरा, उसमें आप डायोड्स के बारे में पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे। इन सब में ये सेमीकंडक्टर्स ही यूज होते हैं। वेरियस सर्किट देखेंगे हम, ठीक है ना, तो उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होगा। पी एंड एन टाइप आप वहां पर फिर से पढ़ोगे। ठीक है, तो मेन क्या है, इनके आपको सारे एप्लीकेशंस याद करने हैं। एप्लीकेशन में कुछ समझाने का तो है नहीं है, वो तो आपको रट्टा मारना है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी में 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, वो तीनों आपको पढ़ने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 2 पैराग्राफ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक पैराग्राफ मैंने छोड़ दिया है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए छोड़ा है ताकि इसी बहाने आप एनसीईआरटी खोल लो। ठीक है, उसमें मैंने सेकंड पैराग्राफ छोड़ा है जिसमें 12-16 कंपाउंड्स के बारे में भी बात की गई है और जिसका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में लास्ट में क्वेश्चन भी है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको वो पैराग्राफ जरूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका होमवर्क। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बस इतनी ही थी। ठीक है, मेन हमारी बैंड थ्योरी थी, वो हमने डिस्कस कर ली, और हमारी डोपिंग थी, वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझने से पहले एक बात समझो कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मूव करता है तो मूव करने के साथ वो अपनी कुछ करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड्स और कुछ करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड्स रिलीज करता है। ठीक है, ये वाली बात मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में भी देखी थी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पढ़ाया है, उसका लेक्चर डला हुआ है 11th वाले पोर्शन में। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी। तो जब वो वेव की तरह बिहेव कर रहा था तो उसने अपनी करेस्पॉन्डिंग कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी। तो मतलब हर एक मूविंग इलेक्ट्रॉन
मेरा एक छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, पहली बात ये हो गई। अब मेरा मूविंग इलेक्ट्रॉन हर समय दो टाइप के मोशन करता है। कैसे दो टाइप के? देखो, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ये तो आप बचपन से ही जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है मेरा न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को मैं क्या बोलता हूं? ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अर्थ, है ना। अर्थ मेरी रोटेशनल एज वेल एज रिवॉल्यूशन दोनों कर रही है, ऐसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और वो अपनी कंटिन्यूअसली स्पिन भी चेंज कर रहा है। मींस वो दो टाइप के मोशन साइमल्टेनियसली कर रहा है, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। ठीक है, तो जब वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा होता है तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स निकालता है। उस समय पर ऐसा लगता है कि मेरा एक करंट कैरिंग लूप जनरेट हो गया है। ठीक, करंट कैरिंग लूप क्या चीज है? अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको समझ आएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा वेट कर लो, थोड़े दिनों बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में आप अभी चार्ज कैरिंग लूप पढ़ोगे, करंट कैरिंग लूप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है, 12th में ही है, तो वहां पर आपको लूप के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे काम का नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं बस कि तब इलेक्ट्रॉन मेरा जब भी ऑर्बिटल मोशन में होता है तो वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, बट अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा है तो उस डायग्राम को देखकर भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे ही पढ़ लेंगे आपको ये वाली चीज समझ आ जाएगी। तब तक के लिए क्या करना है? चुपचाप रट लेना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है ऑर्बिटल मोशन में? करंट कैरिंग लूप की तरह। चलो, और इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक मूवमेंट इतना कम होता है कि जो हमारी चलचित्र जो यूनिट्स हैं उनके द्वारा हम इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को नहीं बता सकते। तो इसलिए मैंने एक नई यूनिट की इजाद किया, वो क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं म्यू बी से। ठीक है, म्यू और उसके सब्सक्रिप्ट में बी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा? एक मूविंग इलेक्ट्रॉन हमेशा अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और एक जो वो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो मेरा ऑर्बिटल मोशन भी करेगा, वो मेरा स्पिन मोशन भी करेगा। जब वो ऑर्बिटल मोशन करेगा तो वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, और उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो बहुत ही कम होगी, और उसके द्वारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा उसकी वैल्यू होगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी तक मैंने केवल इतना ही जाना है। अब इस मैग्नेटिक मूवमेंट के बेस्ड पर मेरे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं: पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। इसमें से आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से फेमिलियर हो। कहां पर पढ़ा था हमने? वो हमने पढ़ा था ये बॉन्डिंग में, एमओटी में आपने पढ़ा होगा। वहां पर आपसे पूछा जाता था O2 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो O2 हमारा कैसा होता था? पैरामैग्नेटिक, जबकि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड। तो वो किस चीज को एक्सप्लेन कर, वो एमओटी एक्सप्लेन कर पाती थी मेरी, है ना। बीवीटी इस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, क्योंकि बीवीटी के अकॉर्डिंग तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो वो डायमैग्नेटिक आना चाहिए। लेकिन जब हमने एमओटी से बनाया तो हमें पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आते हैं और वो अनपेयर्ड रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को। तो 5 पॉइंट्स हैं पैरामैग्नेटिज्म में, बस आपको वही 5 पॉइंट्स याद होने चाहिए। पहला क्या है? इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? अनपेयर्ड। ये वाली बात हमें पता थी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में तो ये सब्सटेंस वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स। ठीक है, तीसरी बात क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। ठीक है, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होंगे। चौथी बात क्या है? अगर मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूं तो ये अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज कर देते हैं। ठीक है, 4 बातें क्या क्या थी? पहली बात थी इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? अनपेयर्ड। दूसरी, ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स। तीसरी, ये मैग्नेटाइज होते हैं सेम डायरेक्शन में। चौथी, अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं तो इनका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है। और पांचवी, इनके एग्जांपल्स।
कौन कौन से? O2 Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव। बस ये 5 पॉइंट्स ही आपको याद होने चाहिए पैरामैग्नेटिज्म के लिए। अब बात करते हैं हम डायामैग्नेटिज्म की। डायामैग्नेटिज्म में एक बात मुझे पता है, क्या? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड। अब जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और मैंने आपको बताया कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल मोशन भी करता है और स्पिन मोशन भी, तो अगर एक ऑर्बिटल में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो दोनों की स्पिन अलग अलग होगी, एक की प्लस हाफ एक की माइनस हाफ, तो दोनों के द्वारा किया जाने वाला और स्पिन मोशन भी अपोजिट होगा, तो दोनों के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसीलिए जब मैं इन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रेपल होना शुरू हो जाते हैं, ये उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। 2 पॉइंट्स हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड और वीकली रेपल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल्स क्या हैं? H2O, NaCl और C6H6। ठीक है, बेंजीन। बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात क्या है? जो पैरामैग्नेटिक थे वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे थे, बट ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और दोनों की स्पिन क्या है? अपोजिट। तो पहला अगर सामने जा रहा है तो दूसरा पीछे आएगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुए? ये वीकली मैग्नेटाइज्ड हो गए। ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है इनका? लूज हो जाता है अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर को वापस ले लूं तो। सेम पैरामैग्नेटिक की तरह था। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे। दूसरी बात, सबकी डायरेक्शन सेम होगी। मतलब अगर सबकी स्पिन प्लस हाफ है तो हर इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी? प्लस हाफ। ठीक है, अब जब तक मैंने इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, ये आराम से आवाराओं की तरह घूम रहे थे। ठीक है, कोई चिंता नहीं थी। लॉकडाउन चल रहा है ना, पैसे कमाने की चिंता नहीं, आराम से घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, सब एक रो में आ गए और सबने अपना अपना ग्रुप बना लिया और उन्हीं ग्रुप्स को मैंने क्या बोला? डोमेन्स। अब मेरे इलेक्ट्रॉन सिंगल तो है नहीं, मतलब अभी भी सिंगल हैं लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में घूम रहे हैं, है ना। अब चूंकि ग्रुप्स में घूम रहे हैं तो इनके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो भी एडअप हो जाएगी, और एडअप हो जाएगी तो ये जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग। दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? डोमेन वाला। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसे सब्सटेंस कौन से हैं? आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलिनियम है। ठीक है ना, गैडोलिनियम कौन सा है? Gd, है ना, गदगद वाला। एफ ब्लॉक की ट्रिक याद है ना, यूं गदगद तब दिल हुआ मेरा। हाँ, तो उसी में एफ ब्लॉक की ट्रिक वाली जो मैंने टेबल बनाई थी, जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने Gd का एग्जाम्पल दे रखा है। वहां पर Gd एटम है, उसको देखिएगा, उसका नाम क्या होता है? गैडोलिनियम। ठीक है ना, और CrO2। ये 5 मेरे ऐसे हैं जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ये जितने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इनको एज इट इज आपको उतने ही एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि जो मेरे डिफेक्ट्स थे उनसे एम्स 2013 में क्वेश्चन आ गया था सेम एग्जाम्पल्स के ऊपर। ठीक है ना, 3 एग्जाम्पल दे रखे थे, चौथा जो नहीं सुना था वही आंसर था मेरा। ठीक है ना, तो इस पे भी कभी भी आ सकता है और क्या पता आया हो किसी एग्जाम में। तो चलो, ऐसे सब्सटेंस को मैं क्या बोलूंगा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये वाले जो सब्सटेंस होते हैं, ये वाले जो मैग्नेटिक बिहेवियर जो शो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक मूवमेंट हटाने के बाद भी वैसी की वैसी बनी रहती है। मतलब ये मेरे परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। आपने मैग्नेटिक फील्ड हटाई तो ऐसा नहीं है कि ये अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज कर देंगे, ये परमानेंट मैग्नेट अब बन चुके हैं। चलो, और क्या है? बाकी तो नीचे सारा डोमेन की बात ही समझाई गई है, वो मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले इसका एग्जांपल क्या है? MnO। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें ये बिल्कुल मेरे, देखो, फेरोमैग्नेटिज्म समझ में आ गया, इसका नाम क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। मतलब फेरोमैग्नेटिज्म से सारी प्रॉपर्टीज इसकी एंटी होंगी। अब उसमें क्या था? सारे मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन थी वो कैसी थी? सेम। तो इसमें क्या होगी? सबकी अपोजिट। मतलब एक प्लस हाफ तो दूसरा माइनस हाफ, एक प्लस हाफ तो तीसरा माइनस हाफ, तो ऐसा करके जितने प्लस हाफ होंगे उतने ही माइनस हाफ होंगे।
तो जितनों के द्वारा अगर प्रॉपर्टीज मेरी पॉजिटिव आ रही हैं तो दूसरे के द्वारा मेरी प्रॉपर्टीज नेगेटिव आएंगी, तो ओवरऑल मेरी क्या हो जाएगी, कैंसिल्ड आउट, और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मेरा क्या आएगा, 0। ठीक है, बस यही था एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं फेरी मैग्नेटिज्म की। ठीक है, फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है, सबसे पहले इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, मैग्नेटाइट Fe3O4 जो कि किससे बना होता है, FeO प्लस Fe2O3। ठीक है ना, आयरन सेकंड ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड से बना होता है। ठीक है ना, और फेराइट्स MgFe2O4 और जिंकाइट्स Zn Fe2O4। ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है, ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं किसके टुवार्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स के टुवार्ड्स। देखो कंपैरिजन करते चलना, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म में क्या हो रहा था, वीकली रेपल्ड हो रहे थे। ठीक है ना, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में ना रेपल हुए ना अट्रैक्ट हुए, क्यों, क्योंकि सब कुछ 0 था। फेरोमैग्नेटिज्म में स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुए और फेरी मैग्नेटिज्म में वीकली अट्रैक्ट हुए। ये सारा कंपैरिजन करते चलना, ऐसे एक चार्ट बना लेना चाहे तो, नहीं तो मैं बाद में आपको दूंगा एंड टाइम पर, जब एग्जाम आएंगे तो समरी जब हम पढ़ेंगे हर चैप्टर की, तब ये चार्ट मैं आपको बनाकर दूंगा। तो फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि कुछ तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ के होंगे, कुछ मेरे माइनस हाफ के होंगे। ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या था, सारे प्लस हाफ, ठीक है, या सारे माइनस हाफ, मतलब एक ही टाइप की स्पिन है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में जितने प्लस हाफ उतने माइनस हाफ, बट फेरी मैग्नेटिज्म में कुछ प्लस हाफ और कुछ माइनस हाफ, इक्वल नहीं है, कुछ प्लस हाफ और कुछ माइनस हाफ। हो सकता है 10 मेरे प्लस हाफ के हो, 8 मेरे माइनस हाफ के हो गए हो। ठीक है, तो टोटल तो मेरा एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ तो आया ना, तो वही कुछ मूवमेंट की वजह से मेरा फेरी मैग्नेटिज्म में सब्सटेंस वीकली अट्रैक्टेड होता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखिए, ये रहा, देखो ये कैसे हैं, सारे एक लाइन में, तो ये कौन सा हो गया, फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, कैसा हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और इसमें 2 ऊपर एक नीचे, फिर 2 ऊपर फिर एक नीचे। ठीक है ना, फिर हो सकता है आगे 3 ऊपर एक नीचे ऐसे करके हो, तो मतलब मेरे ऊपर वाले ज्यादा है नीचे वाले कम है, इसलिए ये कैसा होता है, वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल, बस मैग्नेटिज्म इतना ही था। छोटा सा इसका टेम्परेचर इफेक्ट और है कि हमारा कैसे टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, तो उसको मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, वो आपको जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा तो उन्हीं के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। मोटे मोटे तौर पर हमारा सॉलिड स्टेट 95% कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, 12th का सेकंड चैप्टर। आपके पास 3 दिन का टाइम है, पूरे चैप्टर को अच्छे से रट्टा मारो, अच्छे से हर चीज को समझो। जो भी डाउट आए मुझे चाहे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, केमोक्सी अड्डा के नाम से हमारा वहां पर चैनल है, या फिर आप यूट्यूब पर कमेंट कर दो, मैं आपके डाउट को जरूर बताऊंगा। ठीक है, 3 दिन का आपके पास टाइम है। एनसीईआरटी की पीछे की एक्सरसाइज सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट से डाउनलोड करिए और उनको भी सॉल्व करिए, और जो भी क्वेरी आए वो मुझसे पूछ लीजिए। 3 दिन बाद मैं इसके सारे क्वेश्चंस की वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगा, लेकिन तब तक कल से मेरा सॉल्यूशन चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बधाई हो। अब आप प्रैक्टिस करने के लायक हो चुके हैं, तो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, लापरवाही छोड़ दीजिए। 12th है भाई, बोर्ड्स हैं, नंबर आएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं आएंगे तो भी ठीक रहेगा, मतलब बुरा तो नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।